हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ वेद प्रकाश जी का उपन्यास दूसरी क्रांति का पार्ट 4। रिस्पॉन्ड कहाँ है? काँप उठी रैना। दोनों बच्चे उससे लिपट गए। रैना पर कोई जवाब देते नहीं बना। वही चीनी आगे बढ़ता हुआ बोला, मेरा नाम फुचिंग है। चीन में मुझे जल्लाद कहते हैं। रैना क्या कहती, केवल सिमट कर रह गई। इधर फुचिंग पर तो जैसे खून सवार था। उसने झटके के साथ एक सैनिक की राइफल छीन ली और फिर पलक झपकते ही सारी रंगीन नन्हे मुन्ना के जिस्म में घुस गई। मुन्ना की चीख से सारा राजमहल काँप उठा। यह चीख रैना के जहन में समा गई। वह भी बुरी तरह चीख पड़ी। फुचिंग ने संगीन को एक तेज झटका दिया और मुन्ना रैना की गोद से निकलकर संगीन पर लटका रह गया। संगीन उस मासूम के पेट में घसकर पीठ से निकल गई थी। खून के छींटे छितरा गए थे। रैना की तो जैसे रूह भरना हो गई। हा हा हा। फुचिंग ने एक भयंकर अट्ठास लगाया। संगीन पर लटकी हुई मासूम मुन्ना की लाश देखी और संगीन को एक तेज झटका दिया। संगीन से निकलकर मुन्ना की लाश वायु में लहराई। दूसरे सैनिक ने बड़ी निर्ममता के साथ वायु से ही संगीन चलाकर लाश अपनी संगीन में ले ली और फिर रैना के सामने बड़ा खूनी खेल खेला गया। एक सैनिक उस लाश को अपनी संगीन से उछालता और दूसरा तुरंत लाश में संगीन घुसेड़ देता। सारा फर्श खून से लाल हो गया। मुन्ना का सारा खून जैसे रैना की आंखों में उबल पड़ा। उसके दिल में ज्वालामुखी ददक उठा। बोला, कहाँ है बॉन्ड? फुचिंग ने गुर्रा कर पूछा। नहीं बताऊंगी, भड़क उठी रैना। तुम दरिंदे हो, राक्षस हो। हा हा हा। फुचिंग ने पुनः अट्ठास लगाया। इस बार उसकी गन गर्ज उठी। सारी गोलियां दनादन गुड़िया के नन्हे जिस्म में दस्ती चली गई। एक अंतिम और मार्मिक चीख के साथ गुड़िया भी विदा हो गई। इस चीख ने रैना के सारे शरीर को कपकपाकर रख दिया। वह पागल हो गई। मासूम गुड़िया के खून से उसका चेहरा पुत गया। आज तक की बोली बाली रैना बड़ी खतरनाक नजर आने लगी। उसके देखते ही देखते दो मासूम भाई बहन को बड़े निर्मम ढंग से कत्ल कर दिया गया था। इतना भयानक नरसंहार देखकर तो मुर्दे भी उठ जाए। रैना तो फिर भी एक जिंदा पुतला थी। वह पागल हो गई। उस पर खून सवार हो गया। उसे और कुछ नहीं सूझा तो उसने एक झटके के साथ गुड़िया की गोलियों से छलनी हो चुकी लाश फुचिंग पर फेंक दी। फुचिंग को इस मासूम सी अबला से कदापि ऐसी उम्मीद नहीं थी। लाश उसके ऊपर गिरी और वह लड़खड़ा गया। उसके बाद रैना ने जो कुछ किया उसकी पांचों में से किसी को भी उम्मीद नहीं थी। किसी खतरनाक शेरनी के बाती न केवल फुचिंग पर झपटी बल्कि इसके पूर्व उन चारों सैनिकों में से कोई कुछ समझ पाता। उसने फुचिंग की राइफल छीनकर बड़े भयानक ढंग से उसका मुंह खोल दिया। चारों सैनिक भयानक चीखों के साथ ढेर हो गए। रैना तेजी के साथ फुचिंग की ओर घूमी, लेकिन तभी उसने कमरे की एक खिड़की के शीशे के जोर से टूटने की आवाज़ सुनी। फुचिंग शीशा तोड़ता हुआ तेजी से बाहर निकल गया था। उसके बाद मासूम रैना जैसे रणचंडी बन गई थी। उस पर खून सवार हो गया था। रह रहकर मुन्ना और गुड़िया के मासूम चेहरे उसके सामने तैर उठते थे। रह रहकर उसके कानों में दोनों बच्चों की अंतिम और मासूम चीखें गूंज उठती थी। वह भागती हुई बाहर आई। उसने अपनी राइफल का मुंह खोल दिया। अनेक सैनिक चीख चीख कर ढेर हो गए। उसके पश्चात रैना ने जैसे कत्लेआम मचा दिया। लाशों के ढेर लगाती हुई वह राजमहल से बाहर निकल गई। अनेक सैनिकों ने उसे घेर लिया, मगर तभी एक अज्ञात दिशा से दनादन गोलियां बरस पड़ी। अगले ही पल सारे सैनिक लाशों का ढेर बन गए। रैना चौकी। आंधी तूफान की तरह भागता हुआ झाड़ियों से निकलकर एक घुड़सवार आया। रैना के मददगार के चेहरे पर नकाब पड़ा हुआ था। दौड़ता हुआ वह रैना के करीब आया और तेजी से बोला, रैना, जल्दी से घोड़े पर आओ। आप कौन है? रैना ने पूछा। यह समय इन बातों का नहीं है रैना, नकाबपोश घुड़सवार बोला। यह समय अपने नन्हे से देश की सेवा करने का है। जल्दी आओ रैना, हम इन विदेशियों की लाशों से अपने देश की धरती पाट देंगे। अपनी धरती को इनके खून से रंग देंगे। रैना के जिस्म में तो न जाने कौन सी अज्ञात शक्ति बढ़ गई थी। एक ही जंप में वह नकाबपोश के पीछे घोड़े पर जा जमी। घोड़ा धरती पर पड़ी लाशों को रोतता हुआ सर पर दौड़ता चला गया। इधर छाताधारी सैनिक गुलशनगढ़ की धरती पर उतर चुके थे। अब विमानों से बमबारी बंद हो चुकी थी, परंतु 5 विमान
अब भी आकाश में चक्कर लगा रहे थे। सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा किसी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। रास्ते में रैना और नकाबपोश बड़ी सतर्कता के साथ सैनिकों का सफाया करते जा रहे थे। जगह जगह से गुलशनगढ़ दस्तक रहा था। सड़कें अब वीरान सी नजर आ रही थी। वहाँ केवल लाशें थी और थे उन पर दंदनाते हुए अमेरिकी, चीनी और ब्रिटिश सैनिक। गुलशनगढ़ के शेष निवासी अपने घरों में जाकर छिप गए थे। सारा गुलशनगढ़ शमशान सा लग रहा था। इस समय घोड़ा शहर से बहुत दूर निकलकर पहाड़ी दर्रों में दौड़ रहा था। कुछ ही देर में वे एक खंडर में पहुंच गए। घोड़े से उतरते हुए नकाबपोश घुड़सवार ने कहा, क्या तुम में शक्ति है कि तुम इन विदेशियों से टक्कर ले सको? मैं एक एक को फाड़ कर खा जाऊंगी। रैना गुर्राई। शाबाश रैना, नकाबपोश ने कहा। देखो यह काला लिबास है, इसे तुम पहन लो। साड़ी में रहकर तुम इस जंग में बहुत परेशानी होगी। यह वह ड्रेस है जिसे पहनकर बड़े बड़े जांबाज रण के मैदान में कूदते हैं। रिवाल्वर इत्यादि सब इसमें है। तुम उस कमरे में जाकर इसे पहनो। परंतु आप हैं कौन? रैना ने कहा, फिलहाल मेरा परिचय इतना है कि जब तक मैं इस देश की धरती को विदेशी दरिंदों की लाशों से पाट नहीं दूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। वह बोला, रैना, यह समय बात करने का नहीं है। सुनो, फिलहाल मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तुम यहीं रहना। आज दिन भर तुम यहीं रहोगी, रात को रण के मैदान में। लेकिन नहीं, रैना चीख पड़ी, मैं रात का इंतजार नहीं कर सकती। मैं अपना प्रतिशोध लूँगी, बदला, लाशें बिछा दूंगी। रैना जैसे पागल हो गई थी। नहीं रैना, वह नकाबपोश प्रभावशाली स्वर में बोला, अंधकार का इंतजार तुम्हें करना ही होगा। तुम अच्छी तरह जानती हो कि इंग्लैंड ने अचानक हमारे द्वीप पर हमला किया है। विमानों द्वारा यहाँ छाताधारी सैनिक उतारे गए हैं। लेकिन यह भी अच्छी तरह समझ लो कि हमारे देश में पहले से ही उनके कुछ सैनिक और जासूस उपस्थित थे, जो कदाचित इस हमले की प्रतीक्षा कर रहे थे। हमले के होते ही वे लोग भी हरकत में आ गए हैं। उन्होंने भी स्टेट पर नरसंहार करना शुरू कर दिया है। तुम अब भी सुन सकती हो, गोलियां और बमों के धमाके निरंतर हो रहे हैं। सारा द्वीप कब्रिस्तान बन चुका है। यहाँ अभी तक 3 मुख्य देशों के जासूस देखे गए हैं। पहले यानी इंग्लैंड के जासूस जेम्स बॉन्ड को तो तुम देख ही चुकी हो। चीन के जासूस पुचिंग को भी तुमने देखा है। इसके अतिरिक्त अमेरिका के जासूस माइक को भी यहाँ देखा गया है। अगर इन तीनों देशों का इतिहास उठाया जाए तो पता लगेगा कि सत्ता हथियाने के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। मानवता का खून बहाने से ये कभी नहीं हिचके, और आज भी तुम देख ही रही हो। लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने देश को गुलाम नहीं बनने दूंगी। रैना गुर्राई। तुम्हारी बात से इस देश का बच्चा बच्चा सहमत है। नकाबपोश ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, हम संघर्ष करेंगे, उनकी गोलियों के सामने चट्टान बनकर खड़े हो जाएंगे। लेकिन वह एक समय होगा रैना, अभी वह समय नहीं है। हमें मरना नहीं है, मारना है। तुम जानती हो कि इस समय पूरी स्टेट पर विदेशी सैनिक छाए हुए हैं। हमारे देश की जनता भयभीत होकर घरों में घुस गई है। वे निर्मम हत्यारे जिसे भी बाहर देखेंगे भून कर रख देंगे। इसलिए तुम्हारे लड़ने का यह समय नहीं है, बल्कि रात का समय अधिक उपयुक्त है। अब हम उनसे सीधा युद्ध नहीं कर सकते। हमें छापामार ढंग से युद्ध करना होगा, और उसके लिए रात का समय सबसे अधिक उपयुक्त होता है। इस प्रकार मैंने बहुत जिद की। रैना विजय और ब्लैक बॉय और अजय को सारी परिस्थिति बताते हुए बोली। उस समय मुझ पर खून सवार हो चुका था। अपनी आंखों के सामने मैंने अपने 2 नन्हे भाई बहनों का कत्ल देखा, अपनी स्टेट की जनता पर होता हुआ नरसंहार देखा, युवकों को लुटते हुए स्त्रीत्व देखे, चीखती मानवता देखी, ब्लेड की धार पर रखकर नारियों के स्तनों को काटने वाले दरिंदे देखे। ये सब देखकर कौन पागल न हो जाएगा भैया? कौन अपने होश में रहेगा? मैं भी अपने होश गंवा बैठी, पागल हो गई। तुम्हारी बोली बहन रणचंडी बन गई, प्रतिशोध लेने के लिए उतर पड़ी। लेकिन उस नकाबपोश ने मुझे सारे दिन वही ठहरने के लिए बाध्य कर दिया। मैंने जिद की, परंतु न जाने उसकी आवाज़ में कैसा प्रभाव था कि मैं उसका विरोध नहीं कर सकी। मुझे सूर्य डूबने तक वहीं रहना पड़ा। सूरज डूब गया, अंधकार छा गया। सारा दिन स्टेट पर होने वाले धमाके मेरे जहन में उतर चुके थे। मेरे मन में रह रहकर यही प्रश्न उठ रहे थे कि कौन जीवित होगा, कौन मारा गया होगा। वही बैठे बैठे मुझे रात के 9 बज गए। रात का अंधकार छा चुका था।
अब स्टेज पर इतने अधिक धमाके भी नहीं हो रहे थे। यदा कदा कहीं टॉमी गन गरजने की आवाज़ स्टेज पर छाए कब्रिस्तान जैसे सन्नाटे को चीर कर रख देती। सब कुछ शांत हो चुका था। वह नकाबपोश मुझसे कह गया था कि रात के 10 बजे तक मुझे उसका संदेश मिल जाएगा। देश की रक्षा हेतु उस संदेश के मुताबिक ही कार्य करना होगा। अब स्टेज पर अधिक धमाके भी नहीं हो रहे थे। यदा कदा कहीं टॉमी गन गरजने की आवाज़ स्टेज पर छाए कब्रिस्तान जैसे सन्नाटे को चीर कर रख देती। सब कुछ शांत हो चुका था। वह नकाबपोश मुझसे कह गया था कि रात के 10 बजे तक मुझे उसका संदेश मिल जाएगा। देश की रक्षा हेतु उस संदेश के मुताबिक ही कार्य करना होगा। ठीक 9:30 बजे एक घोड़े की दौड़ने की आवाज़ से खंडर गूंज उठा। मैंने झटके के साथ अपने होलिस्टर से रिवॉल्वर खींच लिया। एक टूटी हुई दीवार की आड़ में हो गई, परंतु मैंने फायर नहीं किया क्योंकि मुझे यह भी अंदेशा था कि संभवतः वह नकाबपोशी हो और उसका लिबास तो मैं नहीं देख सकी, परंतु यह मैंने अवश्य देखा कि वह अपना घोड़ा रोककर खंडर के उस कमरे के सामने खड़ा हुआ जिसमें मैं अब तक थी। उसमें एक मोमबत्ती जल रही थी। मेरे देखते ही देखते उस घुड़सवार ने एक कागज की गोली कमरे की ओर उछाल दी। उसके बाद वह एक पल भी वहां नहीं ठहरा और भागता ही चला गया। मैंने झपट कर कागज की वह गोली उठाई, खोली और पढ़ी। किसी ने जल्दी में घसीट कर मारकर लिखा था, रैना, रात हो चुकी है। जानता हूँ तुम्हारे दिल में खून की होली खेलने की तमन्ना है। वक्त आ गया है। तुम्हारा सबसे पहला शिकार जेम्स बॉन्ड के साथ आई हम शक्ल होगी, जो तुम्हारी हम शक्ल होने का लाभ यहाँ की राजकुमारी बनकर उठाना चाहती थी। इस समय मैं तुमसे 2 मील दूर दक्षिण के एक खंडर के सबसे मजबूत कमरे में जंजीरों में जकड़ी पड़ी है। वह तुम्हारा शिकार है। उससे तुम प्रतिशोध ले सकती हो। इस देश का रखवाला पढ़कर मेरा खून खोल उठा। इस समय मेरे बदन पर वह स्याह और चुस्त लिबास था जो उस नकाबपोश ने दिया था। मैं अपनी उस हमशक्ल लड़की से प्रतिशोध लेने के लिए पागल हो गई। मैंने बड़ी तेजी के साथ चमड़े की बेल्ट कस ली। पूरी तरह तैयार होकर मैं बाहर निकली। बाहर एक तरफ मेरा घोड़ा खड़ा था जो नकाबपोश दिन में ही मेरे हवाले कर गया था। मेरे दिल में तो प्रतिशोध की ज्वाला दधक रही थी। रह रहकर अपने माता पिता और भाई बहन के चेहरे मेरी आंखों के सामने तैर उठते थे। मैं जंप मारकर घोड़े पर चढ़ गई। उसके बाद एड़ लगाने पर द्वीप के नागरिकों की लाशों को रोकता हुआ घोड़ा सड़क पर दौड़ता चला गया। उसके पश्चात रैना ने विजय और ब्लैक बॉय को अपने साथ गुजरी सारी घटना बता दी। उसने बताया कि जब वह जा रही थी तो अचानक किस प्रकार उसने धोखे से ठाकुर साहब को गोली मार दी। उन्हें वह झोपड़ी में पार्वती नाम की आया के पास छोड़कर आई। फिर वह किस प्रकार रैना से टकराई, किस तरह उसको चाकू लगा और यहाँ आई। रैना ने सब कुछ बता दिया। तो ये है वो अलिफ लैला का किस्सा। विजय बोला, अब कुछ समझ में आया कि ये साला चक्कर क्या है। अब यूँ समझो कि स्टेट हमारी और हमारे मास्टर मास्टर। अचानक गुलफाम की आवाज़ ने विजय की बात काट दी। तीनों ने चौंक कर उधर देखा। गुलफाम तेजी के साथ भागता हुआ अंदर आया। तभी विजय उसकी ओर आकर्षित होकर बोला, अबे क्या हुआ यार हमारे गुलफाम प्यारे, कुछ सैनिक इस शिकारगाह की ओर आ रहे हैं मास्टर। गुलफाम जल्दी से बोला। तीनों एक झटके के साथ खड़े हो गए। आ रहे हैं तो आने दो चमड़ चोटी वालों को। विजय अपनी ही धुन में बोला, सालों का आमलेट बनाकर हजम न किया तो अपना नाम भी विजय कुमार जकचकिया नहीं। आओ भैया उन्हें देखें। चारों एक साथ शिकारगाह के एक ऊंचे से बुर्ज पर पहुंच गए। गुलफाम ने उन्हें दिखाया। देखते ही तीनों दंग रह गए। शिकारगाह के चारों ओर से 6 ट्रक सैनिकों से भरे हुए निरंतर शिकारगाह की ओर बढ़ रहे थे। हाय गुलफाम प्यारे, विजय बड़ी अदा के साथ अपने होठों पर उंगली रखकर किसी 16 साल की कन्या के बाती बोला, तुम तो कहते थे कि कुछ सैनिक हैं, ये तो साला ऐसा लगता है जैसे किसी सेना से टकराने आ रहे हों। विजय की इस हरकत पर रैना अवाक सी होकर उसके चेहरे को देखती रह गई। वह विजय को बहुत दिनों से जानती थी। वह जानती थी कि विजय जानबूझकर मूर्खतापूर्ण हरकतें और मजाक करता है, लेकिन यह तो वह कभी स्वप्न में भी नहीं सोच सकती थी कि इस प्रकार मौत के खतरे में गिरकर
भी वह उसी प्रकार उसी मूड में बातें कर सकता है। ऐसा लगता है विजय भैया जैसे इन लोगों को पता हो कि हम शिकारगाह में हैं। अजय उर्फ ब्लैक बॉय बोला। हाय, विजय जैसे एकदम पछाड़ खा गया। यानी कि हम तुम्हारे भैया हैं? अभी अभी रेना बहन ने क्या बताया? अजय ने कहा। वो तो ठीक बताया है प्यारे छोटे भाई, विजय बोला, लेकिन कसम रसमलाई की, तुम्हारे मुंह से भैया शब्द निकलता हुआ ऐसा लगा जैसे कोई रसगुल्ला टपक पड़ा हो। ये क्या उपमा हुई मास्टर? गुलफाम बोला। ये ऐसी बातें हैं गुलफाम प्यारे कि तुम्हारी समझदारी में प्रविष्ट नहीं हो सकती। वे लोग करीब आते जा रहे हैं भैया, रेना चारों ओर से बढ़ते हुए ट्रकों का निरीक्षण करती हुई बोली। हमें कुछ करना चाहिए। इस समय उसे जैसे अपने गांव की कोई चिंता ही नहीं थी। चिंता मत करो रेना बहन, कदाचित विजय ने पहली बार उसे बहन कहा। कसम याइयाँ खा की बीबी के पेट में बच्चे की, इतने सैनिकों तो हम 2-4 जकजकियाँ सुनाकर ही बेहोश कर देंगे, और अगर फिर भी नहीं माने तो 2-4 को झक्के सुना डालेंगे। रेना को लगा कहीं विजय पागल तो नहीं है। चारों ओर मौत है, जीवन के इतने रहस्य खुले हैं, लेकिन इसका मूड ही नहीं बदला। अब क्या किया जाए मास्टर? गुलफाम बोला। कहो तो रामायण का अखंड पाठ करना शुरू कर दूं? विजय ने तुरंत कहा। कसम कुल्लू मनार के पोंगा पंडित से अच्छा करूंगा और 1.25 रुपया कम भी लूंगा। आप तो मजाक कर रहे हैं मास्टर। अजी जाओ गुलफाम मियाँ, विजय अपने ही मूड में था। अभी तक तुम हमें नहीं यही कहकर बहका दिया करते थे, लेकिन अब बहकावे में नहीं आएंगे। रेना बहन को हमारी पूरी हिस्ट्री पता है, जरा उन्हीं से पूछ लो। हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी से मजाक नहीं किया, तो फिर भला हम कैसे कर सकते हैं? यह वाक्य करते समय विजय ने अपने चारों ओर का निरीक्षण कर लिया था। मैं उस बुर्ज पर जा रहा हूँ भैया, अजय बोला। आप इधर का मोर्चा संभालें। ठहरो प्यारे, विजय ने कहा। तुम उस बुर्ज पर जाने की बात को सबसे पहले एक मिठाई की गोली मारो। उसके बाद तुम रेना बहन को चुपचाप यानी किसी प्रकार की चूपटाट किए इस शिकारगाह से निकल जाओ। आने वाले भाई लोगों से टकराने की कोशिश मत करना। और आप, अजय ने कहा, आप दोनों, हम इनके साथ मिलकर कथक डांस करेंगे, लेकिन आप केवल 2 हैं और वे तुमसे पहले भी कह चुके हैं प्यारे, इतने सैनिकों को तो हम जकियाँ सुनाकर ही बेहोश कर देंगे। विजय अपने ही मूड में कहता चला गया। कांप उठी रेना। वह अपने विजय भैया का इरादा बाप गई। वह जान गई कि विजय भैया किस तरह मजाक ही मजाक में सारा खतरा अपने ऊपर ले रहे हैं। उन्हें सुरक्षित निकालकर वे अकेले इतने सारे सैनिकों से टकराना चाहते हैं। वह एकदम बोल पड़ी। हरगिज नहीं, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। बुजुर्गों की बात माननी चाहिए रेना बहन, विजय बोला। और तुम अपनी कथा में बता चुकी हो कि हम तुम्हारे बुजुर्ग हैं। इतना कहने के पश्चात विजय ने अजय की ओर देखा और रेना को बिना कुछ कहने का अवसर दिए। प्यारे छोटे भाई, फौरन निकल जाओ। यह शब्द कहते हुए विजय ने अजय को एक गुप्त आदेश भी दिया, जिसमें अधिकारी होने का पुट था। अजय एकदम सतर्क हो गया। अब वह विजय के आदेश की किसी भी प्रकार नहीं टाल सकता था। वह आदेश न केवल उसके बड़े भाई का था, बल्कि सीक्रेट सर्विस के चीफ का था। उसने बिना एक भी शब्द कहे रेना का हाथ पकड़ा और बोला, आओ रेना बहन। रेना अवाक सी रह गई। रेना विजय को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लेकिन अजय उसका हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचता हुआ शिकारगाह के नीचे की ओर बढ़ रहा था। रेना विरोध करने की चेष्टा कर रही थी, परंतु कर नहीं पा रही थी। जल्दी ही वे नीचे पहुंच गए। ये क्या कर रहे हो अजय भैया? रेना अपनी सांस पर काबू पाकर बोली। हमें बड़े भैया को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम इन बातों को नहीं समझोगी रेना बहन, अजय ने कहा। हमारा फर्ज प्रत्येक भावना से ऊंचा है। उन्होंने मुझे जिस हैसियत से आदेश दिया है वह मुझे मानना ही होगा। क्या मतलब? रेना धीमे से चौंकी। किस हैसियत से? चौंका ब्लैक बॉय। उसे ऐसा लगा कि वह अपना रहस्य खोलने वाला है। भावुकता में वह थोड़ा सा गलत बोल गया। उसने बात को संभालने की चेष्टा करते हुए कहा, हाँ रेना, हमें उनका आदेश मानना ही चाहिए। वे बड़े भाई हैं। हम सबको अपनी इस नन्ही सी स्टेट के लिए लड़ना है। अगर हम एक दूसरे की भावुकता में रहे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकेंगे। इस तरह बातों में उलझाकर अजय रेना को शिकारगाह से बाहर ले गया और फिर वे चुपचाप एक घने पेड़ पर चढ़ गए।
किसी की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी। उनके पेड़ के समीप से एक ट्रक निकलकर शिकारगाह की ओर आगे बढ़ गया। उसके आगे निकलते ही वे दोनों पेड़ से नीचे उतरे और खुद को झाड़ियों के बीच छिपाकर रखने का प्रयास करते हुए शिकारगाह से विपरीत दिशा में भागते चले गए। रेना बेदिली से अजय के साथ भागती जा रही थी। दाएं दाएं दाएं, धूम धूम धड़ाम, भयानक विस्फोटों ने सारा गुलशनगढ़ कांप उठा। सारे गुलशनगढ़ के साथ साथ गणपत सिंह का परिवार भी चौंक पड़ा। गणपत सिंह के परिवार में एक लड़का शेरदिल था, लड़की बलदेवी और एक गणपत की बीबी कटोरी देवी थी। भयानक धमाकों के साथ तीनों उछल पड़े। गणपत सिंह उस समय राजमहल में गया हुआ था। एक ही क्षण में सारे गुलशनगढ़ में आतंक फैल गया। धरती कांपने लगी, जैसे भूचाल आ गया। गुलशनगढ़ के किसी निवासी को समझ में नहीं आया कि अचानक यह क्या हो गया। किसी ने कल्पना भी न की थी अचानक यह सब हो जाएगा। झपटकर गणपत सिंह के लड़के शेर सिंह ने अपने पिता की एक राइफल उठा ली। बलदेवी और कटोरी देवी भयभीत हिरनियों की भांति एक दूसरे से लिपट गई, परंतु शेर सिंह राइफल संभालकर घर से बाहर जंप लगा चुका था। बाहर आते ही वह आश्चर्य से उछल पड़ा। सारे शहर में हंगामा था। चीखों का बाजार गर्म था। लोग भयभीत होकर इधर उधर भाग रहे थे। ऊपर देखते ही शेरा चौंका। अनेक छाताधारी सैनिकों ने गगन अटा पड़ा था। एक ही पल में शेरा यह समझ गया कि उनकी स्टेट पर किसी देश ने हमला कर दिया है। वह पुनः जंप मारकर घर के अंदर पहुंचा और चीखा, बलदेवी दरवाज़ा बंद कर लेना। इतना कहने के पश्चात उसने अपनी बहन अथवा माँ को उत्तर सुनने की कोई चेष्टा नहीं की। राइफल संभालकर बाहर जंप लगा दी। बाहर बुरी तरह भगदड़ मची हुई थी। धमाके हो रहे थे। शेरा राइफल संभालकर भागता ही चला गया। उसका रुख महल की ओर था। अभी वह अधिक दूर नहीं निकला था, अचानक एक दिशा से जबरदस्त गोलियां चली और भीड़ में से अनेक लोग चीख चीख कर गिरने लगे। शेर सिंह का ध्यान उस ओर आकर्षित हुआ। उसके देश के लगभग 10 इंसान थे जिनके हाथों में गनें थी। वे धुआंधार गुलशनगढ़ की आम जनता पर गोलियां बरसा रहे थे। शेरा का खून खोल उठा। बोली बाली और नियति जनता पर होता हुआ यह नरसंहार चुपचाप देखना शेरा के बस का रोग नहीं था। उसने एक जंप ली और समीप कहीं एक मकान में घुस गया। मकान में घुसते ही उसने अंदर का दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके अंदर प्रविष्ट होते ही 3 नारियां एकदम चीखकर एक दूसरे से लिपट गई, परंतु शेरा ने उनकी ओर ध्यान तक नहीं दिया। वह तेजी के साथ सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ ऊपर छज्जे पर पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने नीचे सड़क पर देखा। वे 10 इंसान बड़ी बेरहमी से सड़क पर खड़े लोगों पर लाठियां बरसा रहे थे। सड़क पर लाशों का ढेर लग चुका था। लोग चीखकर इधर उधर भागकर स्वयं को बचाने की चेष्टा कर रहे थे। शेरा का चेहरा कनपटी तक सुर्ख हो गया। उसने राइफल सीधी की और उन सैनिकों की ओर रुक करके दांत एक दूसरे पर जमाए और रैट 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 उसने राइफल का जबड़ा खोल दिया। अनेक सनसनाती हुई गोलियां उन सैनिकों के जिस्मों में घस गई। बोली जनता की चीखों में उनकी चीखें भी शरीक हो गई। एक आध गोली उस थमले में भी आकर टकराई जिसके पीछे शेरा छुपा हुआ था, परंतु शेरा को कोई हानि नहीं हुई। वह उन सैनिकों से ऊंचे पर था और उन्हें अच्छी तरह देख भी सकता था, इसलिए उसने उन सबको मौत के घाट उतारने में केवल 2 मिनट ही लगाए थे। जैसे ही उसने यह महसूस किया कि सैनिक मारे जा चुके हैं, तो वह अपने स्थान से उछला और हवा में तैरता हुआ उसका जिस्म छज्जे से लहराकर सड़क पर पहुंच गया। सड़क पर लगभग अब सन्नाटा हो चुका था। वहाँ केवल लाशें ही लाशें थी। शेरा सड़क के बीचों बीच खड़ा बड़ा भयानक लग रहा था। वह जानता था कि जिंदा बचने वाले गुलशनगढ़ के निवासी आसपास के मकानों में घुस गए हैं। बड़ी जोर से शेरा गरजा, कहाँ छुप गए हो बुज़दिलों? हथियार नहीं है तो हाथों में लाठियाँ और ईंटों से ही उनकी लाशें बिछा दो। बाहर निकलो वरना सब मारे जाओगे। इतना कहकर शेरा राइफल संभालकर यहाँ से भी भाग लिया। उस पर तो इस समय जैसे पागलपन का दौरा सवार था। वह जान गया था कि सारा गुलशनगढ़ किन्हीं दरिंदों के जाल में फंस गया है। अब उसका रुख महल की ओर नहीं था, बल्कि वापस अपने घर की ओर जाने को था। खटाक खटाक बलदेवी और कटोरी देवी काँप उठी। दरवाजे पर कोई भयानक चोटें कर रहा था। वे बुरी तरह भयभीत होकर एक दूसरे से लिपट गई। दरवाज़ा खोलो। बाहर से सिर्फ किसी ने
गुर्राने की आवाज़ आई। साथ ही किसी ने दरवाजे को तोड़ने वाले अंदाज में वार किया। माँ! बुरी तरह भयभीत होकर बलदेवी अपनी माँ के वक्ष से लिपट गई। उसकी माँ का दिल खुद ही काँप रहा था। खटाक खटाक और चर चर धड़ाम झटके के साथ दरवाजा टूटकर एक और जा गिरा। डरडराते हुए 7 सैनिक वहां प्रविष्ट हुए। वे दोनों और भी बुरी तरह लिपट गई। सारे सैनिक बड़े खूंखार लग रहे थे। बाहर हंगामा था। सबके हाथों में गनें थी। आगे संगीन लगी हुई थी जो इंसानी खून से लथपथ भी हो चुकी थी। उन पर नज़र पड़ते ही सैनिकों की आंखों में चमक उत्पन्न हो गई। सबसे पहले आगे बढ़ने वाले सैनिक ने अपने होठों पर हाथ फेरा। कदाचित वह इन सैनिकों का अधिकारी था। माल अच्छा है, वह बलदेवी को घूरता हुआ बोला। दूसरी भी बुरी नहीं। पीछे से एक सैनिक ने कटोरी को घूरा। मेरे बाद इस फूल को सब मसलेंगे। आगे वाला सैनिक वासनामयी निगाहों से बलदेवी को घूरता हुआ आगे बढ़कर बोला। नहीं! चीख पड़ी बलदेवी। आप कौन हैं? हम तेरे चाहने वाले हैं रानी, कहता हुआ वह बलदेवी पर झपटा। माँ! मुझे बचाओ! चीख पड़ी बलदेवी। साथ ही माँ से वह बुरी तरह लिपट गई। लेकिन माँ कैसे बचाती? दरिंदों के आगे एक अबला की क्या चलती? उसने बहुत कोशिशें की बलदेवी को अपने से लिपटा रखे, परंतु सैनिक ने बलदेवी की बाँह पकड़कर एक तेज झटका दिया। चक्करगिनी की तरह घूमकर बलदेवी कमरे के एक कोने में जा गिरी। उधर कटोरी भी अपने कमजोर शरीर के साथ गिरी। झपटकर एक सैनिक ने उसे भी दबोच लिया। इधर वही सैनिक बलदेवी की ओर बढ़ रहा था। बलदेवी के हाथ में उस कोने में पड़ी एक लोहे की छड़ आ गई। छड़ संभाले वह उछलकर खड़ी हो गई। अपनी इज्जत की रक्षा करने के लिए अबला में एक नई शक्ति आ जाती है। इस समय वह बिफरी हुई शेरनी के बाती लग रही थी। उसने लोहे की छड़ तान दी और चीखी। आगे मत बढ़ना कमीने, वरना फाड़ कर रख दूंगी। हा हा हा! सैनिक ने एक दरिंदगीपूर्ण कहकहा लगाया। उसके हाथ में लोहे की छड़ देखकर वह एक पल के लिए भी नहीं ठिठका, परंतु अगले ही पल वह मुस्कुराकर उसकी ओर बढ़ता हुआ कुटिलता के साथ बोला। यह तुम्हारे हाथ में अच्छा नहीं लगता मेरी रानी, हट जाओ वरना। कहने के साथ ही बलदेवी ने तेजी के साथ छड़ घुमा दी। सैनिक ने बचने की चेष्टा की, परंतु फिर भी सनसनाती हुई छड़ उसकी कनपटी पर पड़ी। उसकी खोपड़ी जनजना गई। अभी बलदेवी दूसरा वार करना ही चाहती थी कि एक अन्य सैनिक ने उसे झपटकर पकड़ लिया। उसकी छड़ वाली कलाई पकड़कर एक तेज झटका दिया। छड़ उसके हाथ से छूट गई और तभी एक करारा थप्पड़ बलदेवी के गाल से टकराया। वह चकराकर पुनः फर्श पर गिर गई। इन्हें बांध दो, वह सैनिकों का अधिकारी चीखा, जिसकी कनपटी पर छड़ पड़ी थी। आंधी तूफान की तरह शेरा राइफल संभाले अपने घर की ओर भागा जा रहा था। बीच में अनेक सैनिकों से उसका टकराव हुआ था। इस समय वह खून से लथपथ हो चुका था। वह पूरी तरह युद्ध में कूद चुका था। किसी तरह वह स्वयं को बचाता हुआ अपने घर के समीप पहुंच गया। समीप पहुंचते ही उसका माथा ठनका। सदर द्वार टूटा पड़ा था। वह भागकर और करीब आया। करीब आते ही उसे घर के अंदर से चीख पुकार और भयानक कहकहों की आवाज़ आई। ये चीखें उसकी माँ और बहन की थी। वह ठिठक गया। थोड़ा विवेक से काम लिया। उसका अंदर घुसना उसके पक्ष में नहीं था। वह तेजी के साथ भागता हुआ अपने मकान के पीछे पहुंचा, जहां से चीखों और भयानक कहकहों की आवाज़ें आ रही थी। उसने एक दरवाजे की जीरी से झांककर देखा। देखते ही रोंगटे खड़े हो गए उसके। शेरा की धमनियों में बहता खून उबल पड़ा। उसने देखा अलग अलग खंभों से उसकी माँ और बहन बंधी हुई थी। सैनिक दरिंदों के रूप में उनके सामने खड़े थे। जिस समय उसने झांका, एक सैनिक ने उसकी माँ के स्तनों पर कटार रखी